हम लोग देख रहे थे कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिसइंफेक्टेंट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था फ्यूमिगेशन प्रोसीजर कैसे कैसे करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट आर हीटेड ओवर द फायर फायर टू डिस्ट्रॉय द क्रीम, देन इंस्ट्रूमेंट इज हीटेड टू। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग इंस्ट्रूमेंट को पहले हीट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सच दैट उसमें जो सारे बैक्टीरिया है या फिर कोई भी हमारा इन्फेक्शन जो उसके अंदर मतलब जो भी हमारा इसमें अंदर, अगर मान लो उसको स्टेराइल करना है हमको, तो उसको हम लोग हीट करना है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और उसको रेड हॉट करना है, और ऐसे और उसमें क्या करते हैं, उसको हम लोग एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, नेमली हम लोग ऑयल में, वाटर में और अल्कलाइन वाटर में मेनली हम लोग उसको डिप करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। नॉर्मली तुम लोग शस्त्र जब पढ़ोगे तो उसमें शस्त्र पायन विधि बताया है। तो उस विधि में भी बताया है कि किस किस कंडीशन में वो शस्त्र पायन करने से क्या क्या इंडिकेशन है। अगर हम लोग वो तुम लोग को शस्त्र वाले चैप्टर में ये तुमको रेफरेंस मिलेगा। बट इसमें ये बताया है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट को रेड हॉट करना है तब जबकि वो 100% स्टेराइल हो जाए, और उसको हमको डिप करना है कौन कौन से सॉल्यूशन में, ऑयल में, वाटर में और अल्कलाइन वाटर में, तब जा करके जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट पाउडर एंड ऑइंटमेंट्स हम लोग यूज करना है। इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या पाउडर यूज करते हैं, ये पंचवल्कल चूर्ण या सुक्ति चूर्ण, ये पाउडर यूज करना है। ठीक है, घातकी और रुद्र चूर्ण, न्यायगुदादि गण, शंख भस्म और टंकन, पेस्ट ऑफ निम्ब वचा हिंगु सैंधव घृत, पेस्ट ऑफ मधु, मधु एंड घी, मधु मतलब यष्टि मधु, ठीक है, मधु और घी, पेस्ट ऑफ लहसुन, गंध गंध का आदि मलहर, शुद्धा अमृतादि मलहर, सिक्त तेल। तो ये सब क्या है, द्रव्य है, डिसइंफेक्टेंट पाउडर या ऑइंटमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट में हमको डस्ट करना है, या फिर जो क्लोथ है उसको अगर उसको हमको डिसइंफेक्ट करना है तो उसमें हम लोग ये सारे पाउडर या फिर पाउडर बेसिकली यूज करेंगे। और वॉन्ड में अगर कोई इंजरी हो गया है उसमें हम लोग डिसइंफेक्टेंट या स्टेराइल करने के लिए हमको ये सारे पाउडर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये वाला याद रखना है श्लोक। ठीक है, ये सब याद ना भी रख लो चलेगा, बस द्रव्य याद कर लेना। जो इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला श्लोक है। तो इसमें बताया है कि फ्यूमिगेशन और स्टेराइजेशन प्रोसीजर में हम लोग क्या क्या द्रव्य मेनली यूज करते हैं। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत जी का रेफरेंस है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फ्यूमिगेशन में जो सारे पाउडर के बारे में बताया है, उसमें क्या करते हैं, गुग्गुल, गुग्गुल अगरु सर्जरस एंड गौरसर्षप एडेड विद द लवन, मिली सेंधर लवन, नीम पत्र एंड घी, ये सारे हम लोग फ्यूमिगेशन में ये द्रव्य यूज करते हैं। ठीक है, कोविड के पीरियड में भी ये वाला सारे द्रव्य यूज होते थे। ठीक है, और ये धूमन करने के लिए मेनली स्टेलाइजेशन करने के लिए क्या क्या यूज हमने किया, गुग्गुल किया, अगरू, सर्जरस, ठीक है, फिर गौर सर्प, ठीक है, गौर सर्प, फिर लवण, नींब, नीम का पत्र, हम लोग ने ये सारा पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे द्रव्य का नाम याद रखना है, फ्यूमिगेशन के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने बोल दिया, फिर से रिपीटेशन है यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रधान कर्म के बारे में। अब बात ये तो सारा चला गया पूर्व कर्म, तो प्रधान कर्म में आयुर्वेद में क्या बताया है। तो प्रधान कर्म में मेनली बताया है कि पहले वही है कि एक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले अग्नि जला करके ब्राह्मण और फिजिशियन को सबसे पहले पूजा देना पड़ेगा, वर्शिप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऑफरिंग्स जो ब्राह्मण होते हैं उसको ऑफरिंग्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बताया जब पूजा वूजा करके सबसे पहले ब्राह्मण को हमको ऑफरिंग्स दे करके उसको पूजा करके हम लोग को पहले हम लोग को ऑफरिंग या फिर जो भी वर्शिप पूजा करके ब्राह्मण को सबसे पहले खिलाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे जो रिचुअल्स प्रोसीड्योर है, जैसे रिचुअल्स जो सारे मंत्र है वो सब उच्चारण करना है। ठीक है, देन पेशेंट को क्या करना है, लाइट फूड देना है, और पेशेंट को कहाँ बैठाना है, ईस्ट में। ठीक है, मेनली तुम्हारा ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में पेशेंट को बैठाना है। ठीक है, जहाँ पे पूर्व पेशेंट हो वहाँ पे बैठाना है पेशेंट को। अब आते हैं, हाँ उसके बाद अब आते हैं सर्जन को बोलते हैं, वेट अ मिनट, हाँ ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट को पूर्व दिशा में बैठाते हैं, और पेशेंट को क्या करते हैं, लघु आहार दे करके पेशेंट को बैठाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो सर्जन रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं, वो उसके ऑपोजिट साइड में बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नाइफ होता है वो लेते हैं, और वाइटल स्पॉट्स को बचा करके, ताकि जो मर्म पॉइंट्स हैं उसको बचा करके उसमें क्या करते हैं,
उसको वो जगह को इंसाइज करते हैं। ठीक है, मेनली क्या क्या अवॉइड करेंगे, जैसे वेन्स, लिगामेंट, जॉइंट्स, बोन्स एंड आर्टरीज, ये सारे को अवॉइड करते हैं। और उसके बाद मान लो कोई अगर एब्सेस हो तो उसमें क्या करते हैं, उसको इंसाइज करके जो डीप पस है वेदन कम करते हैं, भेदन कम करते हैं मेनली, और उसको पस को ड्रेन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें ये बताया है कि इन केस ऑफ स्वेलिंग विच आर बिग एंड ब्रॉड अनदर शस्त्रपात इंसिजन में बी डन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 or 3 एंगल्स। तो ऐसे बताया है कि अगर कोई एक पस पॉइंट है, तो अगर उसके अगर वो पस पॉइंट भी एक है, अगर मान लो इसको इंसाइज करके हमने ड्रेन कर दिया, अगर उसके आसपास और तो कोई एक अगर मुझे स्वेलिंग मिल जाता है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इंसिजन कहाँ देना पड़ेगा, तो 2 से 3 अंगुल डिस्टेंस में। ठीक है, मेनली ये इंसिजन हम लोग कहाँ देंगे, जो सेकंड में जो होगा उसमें 2 से 3 अंगुल डिस्टेंस में हम लोग उसको इंसाइज करेंगे। तो उतना याद मत रखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये अगर प्रधान कर्म आता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि प्रधान कर्म के बारे में लिखो आयुर्वेद में, तो प्रधान कर्म में वही बना करके लिखना पड़ेगा, वैसा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है नहीं। बस पूर्व दिशा में ये याद रखना, और फिजिशियन कहाँ है उसका अपोजिट में बैठ करके वो जगह को इंसाइज करेगा। और किसको किसको जगह कौन सी जगह को अवॉइड करना है, मेनली जो मर्म है। ठीक है, मर्म देखो, मर्म, सीरा, स्नायु, संधि, अस्थि, धमनी, ये सारे को बचा करके इंसाइज करना है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है, ये वाला एक बार रीड कर लेना, उसमें कुछ नहीं है समझने का। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटिव और मेन प्रोसीजर्स इन मॉडर्न। अब ऑपरेटिव यानी प्रधान कर्म इन मॉडर्न व्यू में क्या करते हैं, तो पेशेंट को सबसे पहले एनेस्थीसिया में देते हैं, देन प्लेस्ड इन अ पोजीशन एज रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेशन। तो जैसा प्रोसीजर होगा ऑपरेशन का, उस पोजीशन पे पेशेंट को हम लोग रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद पोजीशन ऑफ द पेशेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे डॉर्सल पोजीशन हो सकता है। डॉर्सल मींस पेशेंट को सीधा लेटा देना है, लाइंग ऑन द बेड। अब मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ ट्यूमर और सिस्ट ऑपरेशन में हम लोग पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन में डॉर्सल पोजीशन में रहने को बोलते हैं। लैटरल पोजीशन में किस ऑपरेशन में बोलेंगे, मेनली किडनी का कोई ऑपरेट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें लैटरल पोजीशन रहेगा पेशेंट का। प्रोन पोजीशन, ठीक है, अगर मान लो प्रोन मीन्स अगर उल्टा किस कब लेटाएंगे उसको पेशेंट को, अगर कोई बैक में अगर कोई ऑपरेशन करना हो, स्पाइन में अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाना है। लिथोटॉमी पोजीशन किस में करना है, मेनली पेरिनियम का कोई ऑपरेशन करना हो तो उसमें हम लोग लिथोटॉमी पोजीशन में उसको पेशेंट को रखते हैं। हेड डिपेंडेंट पोजीशन में मेनली अगर हम क्या करते हैं उसमें हेड को एक्सटेंड करते हैं ओवर द एजेस ऑफ द टेबल। तो ये ऑपरेशन मान लो कोई अगर माउथ के अंदर टॉन्सिलेक्टोमी कर रहे हैं तो उसमें हेड डिपेंडेंट पोजीशन में हम लोग पेशेंट को रखते हैं। या फिर क्लेफ्ट पैलेट का कोई ओटी कर रहे हैं तो उसमें हेड डिपेंडेंट पोजीशन में रखते हैं। नेक्स्ट नेक एक एक्सटेंडेड पोजीशन, यानी नेक को हम लोग एक्सटेंड किस ऑपरेशन में करते हैं, मेनली थायराइड ग्लैंड का अगर कोई ऑपरेशन हो तो ऑपरेट टू टुवर्ड्स द एंटीरियर एस्पेक्ट, इसलिए हम लोग क्या करते हैं फॉर इजी हैंड इजी मैनोवर के लिए हम लोग नेक को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द पिलो और पिलो द शोल्डर ब्लेड, ये हम लोग ऐसे पोजीशन करते हैं नेक एक्सटेंड पोजीशन में। टेंडलबर्ग पोजीशन हम लोग किस में करते हैं, टेंडलबर्ग पोजीशन दो होता है, एक होता है टेंडलबर्ग पोजीशन, एक होता है रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। तो टेंडलबर्ग पोजीशन में क्या होता है, हेड एंड ऑफ द टेबल इज लोअर्ड, ठीक है, डाउन द एंड द शोल्डर्स आर सपोर्टेड विद द shoulder guards fixed to the table, the leg piece is also lowered so that the leg hang from the knees at the edge of the table, using the operating on the pelvis including the prostate का ऑपरेशन में हम लोग टेंडलबर्ग पोजीशन फॉलो करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, मेनली पेशेंट को ऐसे करके रखते हैं, यहाँ पे हेड होगा और यहाँ पे तुम्हारा टो होगा। और रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन क्या होता है, इसका ठीक ऑपोजिट, तुम्हारा हेड एंड नीचे की तरफ होगा और तुम्हारा लोअर एंड ऊपर की तरफ होगा। तो इसलिए देखो रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन में हम लोग अपर एब्डोमेन या ब्रेन का ऑपरेशन हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमको इसमें हमको मेनली इसमें क्या होता है ना, हेड, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, टेंडलबर्ग पोजीशन में रिवर्स टेंडलबर्ग का मतलब क्या होता है कि ब्रेन और एब्डोमेन का अगर कोई भी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हेड एंड को हम लोग बेसिकली, नहीं ठीक ही था, हेड एंड को हम लोग नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इजीली इसको ऑपरेट कर पाए। और पाव या टो का लिम्ब का जो होता है उसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं। वही टेंडलबर्ग पोजीशन जो होता है वो हेड एंड जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो लिम्ब वाला है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर डिपेंडिंग अपॉन द इंडिकेशन हम लोग ये पोजीशन चेंज करते रहते हैं। नी चेस्ट पोजीशन में क्या करते हैं, in this position the patient lies such as the position that the knees and chest remain contact with the bed and the head is supported on his hand। तो वही है एंटरोलैटरल पोजीशन किसमें करते हैं, mainly in case of if we are doing any introduction of the proctoscope or sigmoidoscope then एंटरोलैटरल पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं। तो इसमें ये बताया है कि हम लोग जब प्रोक्टोस्कोप और सिग्मॉइड्स को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर हम लोग कैसे फॉलो करते हैं।
तो एंटरलेटर पोजीशन में पोजीशन दे करके आफ्टर पोजीशनिंग द पेशेंट इन एग्जैक्ट पोजीशन क्लीनिंग हमको करना है वो जगह को। देन द ऑपरेटिंग एरिया शुड बी स्क्रब थॉरली विद डिटर्जेंट और सेट्रिमाइड और सैवलॉन सॉल्यूशन में वो जगह को क्लीन करना है। अल्कोहल बेस्ड डिटर्जेंट शुड आल्सो बी यूज। क्लोरोक्सीन या पोविडिन सॉल्यूशन हमको वो जगह को क्लीन करना है। ठीक है, नेक्स्ट एरिया से ड्राइड, जब वो ड्राइड हो जाए मतलब हमको गॉज से उसको जगह को ड्राई करना है, देन हमको उस जगह को पेंट करना है पोविडन आयोडीन से। तो सैवलॉन या सेट्रिमाइड सॉल्यूशन से वो जगह को हमने क्लीन किया, तो वो उसको हम लोग गॉज से ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद हम लोग पोविडन आयोडीन सॉल्यूशन से वो जगह को स्टेराइल कर लिया। ठीक है, और क्या होता है मेजर डिसएडवांटेज आयोडीन का क्या होता है, ये केमिकल बर्न करा सकता है अगर एक्सेसिव यूज हुआ तो। ठीक है, देयरफॉर इट शुड नॉट बी यूज्ड इन फेस, ब्रेस्ट, पेरिनियम, जो भी सेंसिटिव एरिया है वो सारे जगह पे यहाँ पे पोविडन आयोडीन का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हमको अगर क्लीन करना है वो सारे क्लीन हम लोग सैवलॉन या स्पिरिट से वो जगह को क्लीन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, वो एरिया को हमको ड्राई करना है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये रिपीटेशन है। उसके बाद आफ्टर क्लीनिंग द स्किन इज ड्रेप्ड विद स्टेराइल टॉवेल मेड अप ऑफ नॉन पोरस मटेरियल और एडहेसिव प्लास्टिक ड्रेप which will prevent the passage of resident bacteria throughout. The towel should be fixed with clips. तो वो जगह को after using the povidone iodine we have to clean or we have to cover the skin with the use of any sterile towel. ठीक है, और एडहेसिव प्लास्टिक ड्रेप को हमको कवर करना है। ठीक है, अब आते हैं पश्चात कर्म। पश्चात कर्म हम लोग ने देखा, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म ने कर्म हम लोग मॉडर्न और आयुर्वेद हम लोग देख लिए हैं। अब आते हैं पश्चात कर्म इन आयुर्वेद के बारे में क्या बताया है। तो पश्चात कर्म में भी यहाँ पे तुमको धूमपान या फिर स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर के बारे में मिल जाएगा, यही रेफरेंस। तो पश्चात कर्म में तुमको ये वाला रेफरेंस लिखना है, फ्यूमिगेशन जो हम लोग करते हैं आफ्टर दी ओटी। ठीक है, तो ये पश्चात कर्म के अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर तुमको यही याद रखना है कौन कौन से द्रव्य, मेनली गुग्गुल, अगरुस, सर्जरस। ठीक है, फिर वचा, घोर, सरसप, चूर्ण और लवण नींब पत्र यूज हम लोग करते हैं और फ्यूमिगेशन। ठीक है, ये सारे द्रव्य याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है केयर ऑफ दी वोंड। वोंड को हम लोग कैसे केयर करना है, मेनली इसमें बताया मेडिसिन दे करके, पीछू करके दे करके हम लोग उसमें मेनली बताया। देन ऑन दी थर्ड डे, मतलब जब हम लोग बैंडेजिंग कर रहे हैं वो तीसरे दिन के बाद हम लोग को खोलना है बैंडेज को। देन हम लोग को वो जगह पे हम लोग को क्या करना है, ड्रेसिंग करना है, पिचू दे करके या विक दे करके, कॉटन विक दे करके हम लोग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन दे करके उसमें बैंडेजिंग करना है। ठीक है, इसके बारे में बताया है। और इसके इसमें ये भी बताया है कि जो ड्रेसिंग है उसको हम लोग को सेकेंड डे पे नहीं खोलना है। इस अगर हम लोग सेकेंड डे पे खोल दिए वो वोंड को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, व्रण जो होगा वो व्रण कठिन हो जाता है, हार्ड हो जाता है और हील होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम और पेन कराता है, सीवियर पेन। तो ये ध्यान रखना है, इसमें ये बताया है व्रणित पाशन यानी केयर ऑफ द वोंड में तीसरे दिन में हमको, तृतीय दिन में, तृतीय आवाहनी मतलब तृतीय दिन में हमको वो बैंडेजिंग को खोलना है। अगर सेकेंड डे पे अगर हम लोग बैंडेज को खोल देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वोंड है इट विल बिकम हार्ड एंड इट विल बिकम difficult to it will be become difficult to heal or it will take time to heal and it produce severe pain। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो लास्ट आता है इसमें वही बताया है कि इमरजेंसी कंडीशन में वो क्या करना है, अत्यायिक अवस्था में वो क्या करना है। तो ये सब सारे प्रोसीजर हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो इन इमरजेंसी डिजीज दिस प्रोसीजर नॉट, मतलब इतने सारे हम लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं करते जो हम लोग भी पढ़ के आए, दैट इज पूर्व कर्म, प्रधान कर्म। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हम लोग उसमें इंस्टेंट अप्रोच दिखाते हैं। ठीक है, जस्ट एज एक उपमा दिए, जैसे एक घर में एक आग लग जाता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट हम लोग रिमेडी निकालते हैं। उस हिसाब से अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए पेशेंट का, उस हिसाब से हमको इतना सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। उसमें हम लोग को अर्जेंटली हम लोग को जो भी प्रोसीजर है हम लोग उसमें पूर्व कर्म ना करके प्रधान कर्म डायरेक्टली हम लोग उसमें अप्रोच कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑपरेटिव हमको क्या करना है, मॉडल में पोस्ट ऑपरेटिव हमको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई पेशेंट का हमने ऑपरेटिव प्रोसीजर कर लिया, पोस्ट ऑपरेटिव में हमको क्या क्या इसमें देखना है, पेशेंट का वाइटल्स चेक करना है, वेदर पेशेंट का वाइटल्स ऑल्टर हुआ कि नहीं हुआ, या फिर ये चेक करना है पेशेंट को स्टेबलाइज करके रखना है, कॉन्शियस पेशेंट का आया कि नहीं आया, पल्स टेम्परेचर, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट चार्ट हमको मेंटेन करना है। इफ देयर इज एनी ब्लीडिंग हो रहा है कहीं से, नहीं हो रहा है, कहीं से साइन ऑफ हेमरेज है या नहीं है। यूरिनरी आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी आउटपुट देखना पेशेंट का, यूरिन आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो माइट भी देयर इज सम एनी किडनी का इंजरी या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गया है आफ्टर द ऑपरेशन। चेस्ट में क्रिपिटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखना है, चेस्ट इज क्लियर और नॉट। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बाउल साउंड इज गेटिंग नॉर्मल और नॉट। बाउल में अगर साउंड नॉर्मल क्या मिलता है, हम स्टेथो से देखते हैं वेदर देयर इज अ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और नॉट। नॉर्मली ओटी के बाद हम लोग एनपीएम रखते हैं। ठीक है,
नॉर्मली 8 आवर्स तक बाद हम लोग कोई इसमें हम लोग 8 से 12 आवर्स के बाद हम लोग पेशेंट को ओरली इनटेक कराते हैं, बिकॉज जब हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं उसमें क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर फूड देंगे उस टाइम पे तो ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो अनटिल अनलेस वो पेशेंट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आया है कि नहीं, उससे पहले हम लोग पेशेंट का ओरली हम लोग कुछ भी फूड इंटेक नहीं कराएंगे। तो हम लोग पेशेंट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सुनते रहते हैं आफ्टर दी ओटी, और नॉर्मली 8 आवर्स से 12 आवर्स के बाद वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रीगेन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग ने देखा पोस्ट ऑपरेटिव मेजर। और पोस्ट ऑपरेटिव जो लास्ट आता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में, जैसे शॉक, हेमरेज, फीवर, सम पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस, persistent vomiting, abdominal distension, acute dilatation of the stomach, intestinal obstruction, retention of the urine, hiccup, wound complications जैसे कि इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, हेमाटोमा फॉर्मेशन, स्टिच का एब्सेस। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में क्या होता है, तो पेरिटोनियम में क्या होता है, इंजरी होता है, जिसकी वजह से या फिर अगर ऑपरेटिव करते वक्त कोई अगर एब्डोमेन में इंजरी हो जाए तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, और उसमें हमको पोस्ट ऑपरेटिव पेरिटोनाइटिस होने का चांसेस भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कोई सुचरिंग सही से नहीं हुआ, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है और हीलिंग में बहुत डिले होता है। फ्लेवोथ्रोम्बाइसिस यानी कि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट में क्या होता है, फ्लेवोथ्रोम्बाइसिस इन द लोअर लिम्स हो सकता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड का स्टैसिस हो जाता है नेल में। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि बॉडी का थोड़ा सा मूवमेंट होने करना है। ठीक है, आफ्टर डी ऑपरेटिव आस्ते आस्ते 1-2 दिन में बॉडी को थोड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट ऑपरेटिव जो हम लोग ने मॉडर्न और आयुर्वेद में हमने क्या देखा, पहले फ्यूमिगेशन प्रोसीजर देखा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा त्रिविध कर्म और हमारा स्टेलाइजेशन प्रोसीजर खत्म होता है।